ये आसपास हुई। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी चालू कर दिया, ठीक। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो 1831। अब उन्होंने कहा कि सर जी गलत बोल गए, ये तो फंस गए सर। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, फिर से सुनो, कौन सा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1950 में हुई है, तो फिर न्यूक्लियस 1831 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे ढूंढ लिया गया? सर जी जब मैं पढ़ा रहा था आपने ध्यान नहीं दिया, मैं आप फिर से ध्यान दिलाता हूं। मैंने आपको बोला था कि जब भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेनस दिखेगी, डबल, डबल मेम्ब्रेनस दिखेंगी। और इन डबल मेम्ब्रेनस के बीच का स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर, 10 से 50, और ये 10 से 50 नैनोमीटर की डिस्टेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं ला सकती, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाएगी। कौन सी? तो याद रखना, न्यूक्लियस भले 1831 में किसी कंपाउंड या सिंपल माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया गया होगा, मैं नहीं जानता किससे किया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर, 200% श्योर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, जिसका नाम क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, फिर से बोलो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस को ढूंढने के लिए नैनोमीटर तक जाना पड़ेगा। किसका? और नैनोमीटर तक का रिजोल्यूशन केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कर सकती है। कौन? माइक्रोमीटर तक का रिजोल्यूशन दे आर कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन नैनोमीटर की डिस्टेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो भले ही न्यूक्लियस 1831 में डिस्कवर हुआ, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर 1831 में हुआ कि 1950 के बाद? क्यों? क्योंकि तब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी और पता लगाइए क्या वहां कहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखी है। तो जब मैंने कहा कि तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट मिले, तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट मिलने के बाद आप अपने टीचर को गलत साबित करने के पहले एक बार क्या देख लें, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी खुद लिखती है, देखो मिला क्या लिखती है, द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेज नंबर बोलो, 138 पेज नंबर में कहीं अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखा है तो उसे अंडरलाइन कर लो। और उन सारे लोगों से ये क्वेश्चन बता देना, क्योंकि वो आज आए नहीं है, उनको कहना था कि सर आपने गलत पढ़ाया। मैं अपना पॉइंट रिलैक्स करके बता रहा हूँ। बताओ, मैं जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा रहा हूँ ये किससे डिस्कवर की गई? और ये मैं पढ़ा रहा हूँ कि बुक, कौन सी बुक? एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी बुक ने कहा है कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस इट वाज रिजॉल्व बाय द कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन। तो ये था कल की टॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक, जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा और शायद उन्होंने गूगल कर लिया होगा कि कहां से क्या हुआ। तो बताओ, न्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ? 1831। उस समय पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ होगा। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट, फिर से बोलो। लेकिन जब उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रिजोल्यूशन हुई तो बताओ कंपाउंड से हुआ कि इलेक्ट्रॉन? पक्का? एक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, मैंने अपना पोर्शन डिस्कस कर दिया, ऑनलाइन भी लोगों को मालूम चल जाएगा। आज मैं एक बहुत बढ़िया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, एंड द चैप्टर इज बायोमॉलिक्यूल। तो साइटोलॉजी में जो दूसरा टॉपिक है इट इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल की शुरुआत एक पैराग्राफ से होती है जिसमें उन्होंने एनालिसिस की बात की है, पहले ही पैराग्राफ। उन्होंने कहा कि तुम ह्यूमन बॉडी की एनालिसिस करो।
या फिर तुम अर्थ क्रस्ट की एनालिसिस करो। दोनों में एलिमेंटल कंपोजिशन सेम मिलेंगे। फिर बोलो क्या मिलेंगे? मेरे पिताजी से बात बताओ तो वो इसे अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, बोलते हैं सुनील मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। फिर वो थोड़ा और आध्यात्मिक होते हैं, बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से शरीरा, मतलब 5 तत्व से हमारी बॉडी बनी है, क्षिति जल पावक गगन और समीर। एकदम परफेक्ट बात है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ इस दुनिया में जब हुई तो समुद्र में हुई, और समुद्र में अर्थ क्रस्ट का ही मटेरियल पड़ा होगा। और आपको मालूम है जो अर्थ क्रस्ट की एनालिसिस है वही किसकी होगी? ह्यूमन। यानी जो जो मिनरल एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है क्या वही मेरी बॉडी में होंगे? तो हैदराबाद की एक लेबोरेटरी ने आपको एक डाटा दिया है जो एनसीईआरटी ने लिख दिया है। पेज नंबर 43 143, आपकी पहली क्लास है बच्चा। हाँ, बहुत ध्यान से समझना, ओके, क्योंकि पहले दिन लोग मुझसे गुस्सा भी बहुत हो जाते हैं। हाँ, बहुत ध्यान से समझना। चलो भाई, तो जब हम लोगों ने क्या किया? एनालिसिस। किसका किया? अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन। तो हमें कुछ एलिमेंट की लिस्ट मिली, सारी लिस्ट नहीं लिखी है, जितनी लिस्ट लिखी है उसको समझने की कोशिश करिए। और इस लिस्ट में निमोनिक्स बनाएंगे। कॉन्स, क्या बनाएंगे? कॉन्स। बोलो क्या? अब बोलो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कॉन्स। इसके बाद नाकामक्सी। यस, अजीब सा नाम है, नाकामक्सी। अब जरा इसको पढ़ो। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। हाँ, अब बोलो कॉन्स, नाकामक्सी, कॉन्स। अब इसे एलिमेंटल फॉर्म में बोलो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इतने एलिमेंट रट्टा मारने के लिए कहे जाते तो ना कर पाते, लेकिन निमोनिक्स से कितना आसान है। बोलो निमोनिक्स क्या बनाया? कॉन्स एंड नाकामक्सी। ऐसा नहीं कि इसके अलावा एलिमेंट नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं। कोई अंगूठी पहने होगा, सोना मिल सकता है, कोई चांदी पहना होगा, चांदी मिल सकता है, लेकिन वो बॉडी में मिलेगा कि बॉडी के बाहर? कुछ लोग बोलेंगे हे भगवान, कार्बन हाइड्रोजन थोड़ी ना पहनती हूँ मैं तो हीरा पहनती हूँ। तो हीरे में भी क्या है? तो बताओ कॉन्स, नाकामक्सी। बोलो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो बोलते हैं अर्थ क्रस्ट तो नॉन लिविंग थिंग है सर, और ह्यूमन बॉडी तो लिविंग थिंग है। तो सब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक ही चीजें रख रही हैं, तो लिविंग लिविंग क्यों है, नॉन लिविंग क्यों है? बोले सर सब में वही, दोनों में कार्बन, दोनों में हाइड्रोजन, दोनों में ऑक्सीजन। तो why something become living and something become non-living? Just because in element की relative abundance, बोलो क्या? relative abundance, दोनों में एक जैसी की अलग अलग? relative abundance, उपलब्धता, दोनों की उपलब्धता कंसंट्रेशन में, परसेंटेज में दोनों तरफ एक जैसा की अलग अलग। ऐसा माना जाता है कि जो लिविंग लोग हैं उनमें ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा होंगी। कैसी? और ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं वो बनी होती हैं इन 5 एलिमेंट से। नाम बताओ, फिर से बोलो। कौन? बोलो कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मैंने अभी लिखाया कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हारा माइंड मेकअप कर रहा हूं कि बताओ कार्बन का परसेंटेज लिविंग में ज्यादा कि नॉन लिविंग में? बिकॉज दे मेक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बिकॉज दे मेक। गड़बड़ मत करो, बुक देखना बंद करो और मेरे साथ आओ रेजोनेंस में, वरना मैं पढ़ाते रह जाऊंगा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने कहां की एनालिसिस की? अब बुक मत देखना, कहां और
दोनों में सेम एलिमेंट मिले, पर क्या सेम एलिमेंट की कंसंट्रेशन भी सेम मिली? इनका मतलब दोनों में रिलेटिव अबंडेंस सेम है कि अलग अलग? और इसका कारण यह है कि बंदा लिविंग है तो रखेगा ऑर्गेनिक, कम की ज्यादा। और ऑर्गेनिक बनाने वाले एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनकी मात्रा कहां ज्यादा और कहां कम? पक्का? आओ डेटा देखते हैं। अब देखिए नोटबुक, अब देखिए बुक। बताइए कार्बन का परसेंटेज 0.03% ड्राई वेट है। हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में 18.5%, 18.5%। आपने जो टेबल देखी उसमें कार्बन पहले लिखा कि हाइड्रोजन? तो मैंने पूछा कार्बन और आपने बोला क्या? हाइड्रोजन, क्योंकि तुम कुंद बुद्धि। कार्बन पहले लिखा कि हाइड्रोजन, पर मेरे निमोनिक्स में हाइड्रोजन पहले नहीं आ रहा, पहले कहा कार्बन। तो बताओ कार्बन बोलो 0.0। मुझे तुम्हें ये कटवाना है बी का भी, इसे तुम तैयार हो? इधर बोलो, इधर पक्का? अब देखो हाइड्रोजन 0.14। अभी पूछ लेंगे हम, सबसे पूछेंगे तभी आगे। पॉइंट, अच्छा बताओ यहां पर 0.5। थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीजन दिख रहा है? बोलो 46.6। यहाँ 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है। पॉइंट के बाद बिटिया 0 लगाओ, चाहे 1000 लगा दो, कोई फायदा नहीं। 65%। अभी कुछ लोग सोच रहे पढ़ाने दो, क्या फर्क पड़ता है, बतिया रहे। और अभी मिटा के पूछूंगा और डंडा मारूंगा। आज ये पूछैया होगी। बोलो कार्बन, इधर 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 इधर। नाइट्रोजन नेग्लिजिबल। कैसा? अरे मेरे बच्चे, आर्थ कष्ट में कितना है? कितना दिया है? वेरी लिटिल। इट इज नेग्लिजिबल लिखेंगे, वेरी लिटिल की जगह नेग्लिजिबल लिख लो मेरी जगह। और बताओ यहां पर 3.3। अच्छा बताओ सल्फर 0.03, यहाँ 0.3। अब मैं पक्के के साथ बोल रहा हूं कि तुमको कुछ नहीं आया। देख लो घूर घूर के, देख लिया सर, हमको याद हो गया, याद हो गया। अरे वो बुक में लिखा है, यहाँ लिख रहे, बिटिया दोबारा लिख रहे। देखो कितनी बेवकूफ है प्रभु। एनसीईआरटी में लिखा है और एनसीईआरटी के बगल वाले पेज में फिर से उतार रही है। देवी आप धन्य, आपके चरण कहाँ हैं? पैर छुए, आशीर्वाद दो, छू लिए। आप देखो दिखाई पड़ेगा तो दिखाई पड़ेगा। अब कुछ लोग घबरा जाएंगे, ये साला चिल्लाएगा बहुत। बोलो ये क्या लिखा है? 0.03। ये क्या लिखा है? तो दोनों एक ही जैसे, तो लर्न करने की जरूरत। और ये भाई साहब नील कैसे हैं? नेग्लिजिबल। तो इन तीन को लर्न करने की जरूरत। और ऑक्सीजन कह रही हमसे ज्यादा कोई 46.6, तो इसको भी लर्न करने की जरूरत। और लर्न करने की जरूरत कितनी है? ए, बोलो कितना? 0.14। अब बताओ दिखा? बोलो 0.03, 0.14, 46.6। ये है ब्रेन। और ब्रेन बच्चा है, दिल तो नहीं, दिमाग तो। जब सीधे सीधे बोलोगे ना 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 ना, जब घुमा के बोलोगे। जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमें गांव लेके जाते थे। गांव मेन रोड से लगभग 7 किलोमीटर अंदर था। चलने के लिए कुछ नहीं था, खेतों खेतों की पगडंडियां हम चलते थे पैदल पैदल पैदल। अक्सर शाम को हम गांव के रोड के पहुंचते थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा चलो, या फिर पिताजी को हमें गोद लेना पड़ेगा क्योंकि गोदी लेना पड़ेगा। और मैं काफी मोटा हो गया था तो पिताजी हमको लेते थे, कहते थे यार तुम चलो।
तो हमारे पिताजी जब हमसे कहते थे कि कहाँ तक जाना है पिताजी, हम थोड़ी दूर आधा किलोमीटर चले थक जाते थे, पापा प्लीज अब नहीं चल पा रहे, तो बोलते थे वो जो लाइट जल रही बेटा बस वहीं तक पहुंचना। तो हम दौड़ते दौड़ते उस लाइट तक पहुंचते थे। बोले बेटा ये लाइट नहीं थी फिर उस लाइट तक पहुंचे, ये नहीं बेटा। तो इस चक्कर में करते करते हम 1-1.5 घंटे में अपने गांव पहुंच जाते थे। तो जब मैंने सीधे पढ़ाया तो मैं नहीं समझ में आया, और जब मैंने बच्चों की तरह पढ़ाया 0.0 ये 46 सर ये तो हो गया, ये क्या करोगे, देखो क्या करेंगे। यस 18.5 65। 3 लोग तो 5 में निपट गए, बोलो कौन। 18.5 0.5 65। आप 2 लोग 3.3 और 0.3 नहीं आया, 3.3 और अब बता दोगे पक्का। अब हम ऐसे पूछेंगे नहीं, ऐसे पूछेंगे, बोलो 0.03 0.14 0.5 46.6 याद हो गया पक्का। अब बेटा तुमको मैं गारंटी बोल रहा हूँ 3 दिन बाद तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ये केवल टीचर अपनी क्लास अच्छा करने के लिए ऐसा करता है, ये हर टीचर करता है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। एक नोट बना, 15 या 20 पेज की एक छोटी सी नोटबुक आती है, बिल्कुल बहुत पतली नोटबुक आती है। चला गया क्या फिर 15 या 20, ये भगवान बीच में चला गया था। 15 या 20 की नोटबुक आती है और इस नोटबुक में आप सारे चार्ट लिख लेंगे बिना किसी लाग लपेट के। अभी बहुत सारे चार्ट मिलने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल में, इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस में। तो जहां जहां जो चार्ट है उन चार्ट को उस चौपतिये में लिख लेंगे। और जिस दिन एग्जाम होता है उसके 2 दिन पहले एंग्जाइटी आपको बहुत होती है। 2 तरीके की एंग्जाइटी होती है। पहली तरीके की एंग्जाइटी ये होती है सब कुछ पढ़ लिया, आप कुछ नहीं पढ़ने का मन है। और एक तरीके की एंग्जाइटी होती है जब कुछ नहीं पढ़ा तो आप कहाँ पढ़े। कुछ लोग कहते हैं सर सब पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया, आप क्या पढ़े सर, एंग्जाइटी हो रही। तो उस दिन ये चौपतिया उठाओ और जितनी चार्ट है उनका एक बार रिवीजन करो। ये अभी याद होगा और तुम 2 दिन में भूल जाओगे, बिकॉज हमारे ब्रेन में 2 मेमोरी होती है, एक कौन सी, शॉर्ट और एक, और जिनमें ज्यादा गणित चलती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाते। किसमें जाते हैं, शॉर्ट। तो आज मैं तुमको बहुत अच्छा फील करा सकता हूँ कि सर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, लेकिन ये स्टे करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो आप इसे कब के लिए तैयार करेंगे। अब बोलो, ये दिखाई पड़ रहा है, बोलो। बताओ कौन सा ऑर्गेनिक में होगा और बाकी मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक। तो अब बताओ इनऑर्गेनिक किसमें ज्यादा, हाँ? तो इसका मतलब है इनका अबंडेंस बेटा इधर ज्यादा। अब बताओ नाइट्रोजन, सोडियम कितना दिया है, 2.8%, ये 0.2%, किसी को मन नहीं कर रहा। कैल्शियम 3.6, इधर 1.5, इधर 2.1, इधर 0.1 और इधर 27.7 और इधर नेग्लिजिबल। बोलो कितना। सर ये तो बड़े मुश्किल है, कैसे याद होंगे, बड़ा गंदा। पहला पॉइंट याद रखना, सिलिकॉन का मतलब होता है मिट्टी, सिलिका। धूल देखिए, धूल, बालू नहीं देखी, बालू में चमकते हुए कण देखे हैं, वो सिलिकेट्स है। क्या है, तो बताओ बालू कहाँ ज्यादा होगी, ह्यूमन के शरीर में कि बेटा मिट्टी में। हाँ नहीं, बोले शरीर में होगी अगर 10 दिन ना हो तो याद रखना सिलिकेट इज ऑलवेज ग्रेटर, सिलिका इज ऑलवेज मोर इन अर्थ क्रस्ट। कितना, 27.7 और इधर नेग्लिजिबल, ये गई
इधर बताओ क्या था, 2.1 का 2 हटा दो, 0.1, 2.1 का 2 हटा दो, इधर 2.8 में दशमलव इधर ले जाओ, 0.2, केवल एक ही याद करना, बोलो कौन, 3.6 एंड 1.5। कैंसर मजा नहीं आएगा, नहीं आया सर। अब देखना इधर बोलो 2 पॉइंट आगे लाओ, 0.2 नहीं आया, अब आ रही है मजा, बोलो 3.6, इसी को लर्न करना है केवल, 3.6, 1.5, बोलो मैग्नीशियम 2.2 हटा दो और बताओ 27.7। और देखना ब्रेन कितना चालाक है। अब बुक मत देखना, ब्रेन ने जुगाड़ पैदा कर लिए होंगे, भले तुमको लगता कि तुम्हें नहीं आता, ब्रेन ने जुगाड़ पैदा कर लिए, देखना 0.03। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और तुम एक ट्राई करो, बुक में मत देखना, नोटबुक में मत देखना, मम्मी कसम है, 0.14, 46.6, negligible, 0.03, 2.8, 3.6, 2.27.7। तुम्हें कह रहा था मजा नहीं आया, सब कुछ तो बता दिया, इधर बताओ 18.5, 0.5, 65, 3.3, 0.3, 0.2, 1.5, 0.1। आया कि नहीं आया? आया? चल कीप रिवाइजिंग, मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आ रहा हूं। आप लोग रिवाइज करिए, जल्दी रिवाइज करिए। बेटा टेबल लर्न कर ली, और टेबल लर्न करने में अब आप लोग को ये टेबल अपने मन से बना के देखनी है। तो बताओ बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहले हमने एनालिसिस की 2 जगह पर, किसकी की और ह्यूमन बॉडी, और हमें एलिमेंट दोनों सेम मिले। इसको पढ़ाने का केवल इतना आइडिया है कि दोनों तरफ एलिमेंट डिफरेंट है कि सेम मिले, पर दोनों में एबंडेंस सेम है कि अलग अलग। कॉन्स कहां पर ज्यादा? ह्यूमन बॉडी में। नाकामक्सी कहां पर ज्यादा? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दे आर ग्रेटर इन ह्यूमन बॉडी, और बाकी नाकामक्सी कहां पर? हाँ, तो बोलते ही एनालिसिस आपने की कैसे। तो अगला टॉपिक है हाउ टू एनालाइज, द स्पेसिमेन। पूरा टॉपिक आपकी बुक में, वो आप देखते लीजिएगा। तो मैं बताऊंगा हाउ टू एनालाइज। याद रखना, किसी भी बायोलॉजिकल टिश्यू की 2 तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एक तरीके की एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस, और दूसरी तरीके की एनालिसिस इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक लीफ है, तो क्या इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं? यस। क्या इसमें इनऑर्गेनिक भी मिल सकते हैं? यस।
तो मैं इस लीफ की दो तरीके की एलिमेंटल एनालिसिस कर सकता हूं या मॉलिक्यूलर एनालिसिस कर सकता हूं। पहली कौन सी? ऑर्गेनिक। और दूसरी कौन सी? किसी ने कहा सर मेरे पास लिवर है। लिवर मतलब लिवर टिश्यू है, यानी लिवर टिश्यू प्लांट टिश्यू होता है, और लीफ एनिमल। लीफ इज प्लांट टिश्यू, दिस इज एनिमल टिश्यू। इन दोनों टिश्यू में मुझे सर एनालिसिस करनी है, तो मैं कितने प्रकार की कर सकता हूं? दो। एक कौन? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस, दूसरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस में मैं क्या ढूंढ रहा हूं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या ढूंढ रहा हूं? और इनऑर्गेनिक में तो बताओ, सबसे पहले अगर एनालिसिस करनी है तो कौन सी करोगे? ऑर्गेनिक। आइए, ऑर्गेनिक एनालिसिस करते वक्त सबसे पहला काम है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। आप वो स्पेसिमेन ढूंढ के लाइए जिसमें पता लगाना चाहते हैं कि क्या क्या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो स्पेसिमेन लाते वक्त आप कोई प्लांट टिश्यू ला सकते हैं। सर प्लांट टिश्यू में आपको सबसे ज्यादा अवेलेबल टिश्यू लीफ ही है, तो आप लीफ ले आओ और उसकी एनालिसिस कर लो। आप सर एनिमल टिश्यू ला सकते हो। ये सुनील सर के हर्ट को पढ़ना है तो हर्ट काट के ले आओ सुनील सर का। नहीं, हाँ बचे ना सर, हार्ट हमारा ले जाओगे हम बचेंगे? अबे कौन है? हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे थे, तुमने मामला बिगाड़ दिया। एनिमल टिश्यू में लिवर टिश्यू दे कैन रीजनरेट। क्या करते हैं? अगर मैं लिवर टिश्यू थोड़ा काट लूं तो लिवर मर जाएगा कि रीजनरेट हो जाएगा? तो ज्यादातर समय पर हम लोग एनिमल में लिवर टिश्यू लेते हैं और प्लांट में लीफ लेते हैं। इन दोनों टिश्यूज को हम लोग मोटार और पेसल में लेके जाते हैं। मोटार और पेसल, हमारे यहाँ पर मम्मी इसे बोलते हैं अदरक कुटनी। देखा है? क्या बोलते हैं? ओखली, खल्लर और मूसल। इसी में से एक है मोर्टार और दूसरा है पेसल। अब ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ा रही। और बोलते हैं मोर्टार और पेसल ले करके अब चटनी बनाना चालू करो। किसकी चटनी बनाओगे? सुनील सर की। हाँ, लीफ की और एनिमल। तो जब तुम लीफ और एनिमल टिश्यू को दोनों को एक साथ डालोगे कि एक? नहीं सर, हमने वेज के साथ नॉन वेज बनाना है। अगर प्लांट की करना है तो क्या? लीफ। एनिमल की करना है तो लीवर, या फिर कोई दूसरा एनिमल टिश्यू, व्हाटएवर यू नीड। अब उस टिश्यू को, एवरीवन हियर, उस टिश्यू को आपने रखा और उसको चटनी बनाना चालू किया। तुमने देखा होगा मम्मी चटनी बनाते वक्त उसमें पानी डालती हैं, यस और नो? पानी डालने का कारण ये होता है कि चटनी में लिक्विफिकेशन हो जाए, लेकिन आपको पानी की बजाय सॉल्वेंट डालना है। क्या डालना है? और ये सॉल्वेंट है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बोलो क्या भाई? एसिटिक एसिड। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। कहां पर? नीट में नहीं, डिफरेंट कोचिंग के एग्जाम में। हम बोलो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले मैं एसिटिक एसिड समझता। व्हाट इज एसिटिक एसिड? CH3COH। मैं 3 हाइड्रोजन हटा देता, Cl Cl Cl, और क्या बनाता? COH। बताओ, CCl3COH। हाइड्रोजन की जगह पर क्या लगाया? क्लोरीन। नाम बताओ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर से बोलो। और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इसकी चटनी बना दी, तो बताओ सब्सटेंस जो होंगे वो एसिड में हो जाएंगे सॉल्युबल। क्या हो जाएंगे? अरे चटनी किस में बनाई? पानी में कि एसिड में? एसिड। तो बताओ, जो चटनी बनी है, जो पेस्ट बना है, वो पानी में बना है कि एसिड में? एसिड। इतना तक करके बताओ क्या किया? स्पेसिमेन लिया, स्पेसिमेन लिया, मोटार और पेसल में डाला, कूटना चालू किया, पानी डाल दिया। क्या लग रहा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर से बोलो। तो बताओ, अब जो चटनी बनी है वो मोटार और पेसल की मदद से एक जगह पर रखी हुई है, और इस चटनी में वो घुल चुका है जो स्पेसिमेन था। यानी पत्ती बची है कि घुल गई? तो पत्ती का सब्सटेंस बचा है कि घुल गया? हाँ बताओ, लीवर बचा है कि घुल गया? तो जो मटेरियल है वो घुल चुका है। और किस में घुला है? पानी में। भाई गड़बड़ मत करना।
एसिड में है, कौन सा एसिड? ट्राइक्लोरो एसिड। अब जब ये चटनी बन गई तो हम लाए छन्नी। क्या लाए? और छन्नी है कॉटन का कपड़ा। कॉटन का कपड़ा मतलब कॉटन क्लॉथ। हमारी मम्मी तो ये अक्सर करती, जब पनीर बनाती तो ऐसा करते हैं, उनके पास कॉटन की जो चुन्नी होती है उसमें वो पनीर का जो फटा हुआ दूध रख देती हैं और उसको स्क्वीज कर देती हैं, तो पनीर नीचे गिर जाती, पानी रुक जाता है ना? यस सर। अरे बेवकूफों, हमारे ही किस्मत में आए। हाँ यस सर। तो जैसे ही हमने ये पेस्ट कॉटन क्लॉथ में डाला, बोले कॉटन क्लॉथ में नहीं डालेंगे, चीज क्लॉथ में डालेंगे। व्हाट इज चीज? चीज मतलब लड्डू नहीं। हम अपने पापा से कहते थे, पापा आज शाम को चीज ले आना। बोले व्हाट इज चीज? तो वो ले आते थे लड्डू, पेड़े, फल, एक चिज्जू देंगे। और चिज्जू नहीं है ये, इट इज चीज। व्हाट इज चीज? पनीर। तो पनीर को बनाने वाला कपड़ा लो या फिर कॉटन का कपड़ा लो, उस कपड़े में ये चटनी उड़ेल लो, और चटनी उड़ेलने के बाद उसको करो स्ट्रेन। बताओ एनसीईआरटी क्या क्या लिखवाती है? व्हाट इज स्ट्रेन? निचोड़ो। किसे? अरे बेवकूफों, बताओ पेस्ट बना? हम भी पागल है, क्यों पढ़ा रहे? क्या बना? पेस्ट किसका बना? टमाटर की चटनी का। आधे से ज्यादा तो सो जाएंगे। क्या हमने सैंपल लिया था? मोटार पेसल में डाला था, एसिड में घोला था, वो एसिड सॉल्युबल जो पेस्ट बना उसको कपड़े में डाला, और उसके बाद घोल बेटा स्ट्रेन किया। स्ट्रेन मतलब निचोड़ दिया। तो निचोड़ने पर कुछ चीजें नीचे गिरी होंगी। यस और नो? बताओ, जो लिक्विड होगा वो नीचे आया होगा कि ऊपर रह गया? और जो कपड़े में रह गया होगा वो लिक्विड की सॉलिड। तो चटनी का कुछ पोर्शन निचोड़ने पर नीचे आ गया। नीचे हर हालत में एसिड जरूर आया होगा। क्या आया होगा? क्योंकि एसिड एक लिक्विड है। क्या है? तो एसिड के साथ जो भी सब्सटेंस आया होगा वो होगा एसिड सॉल्युबल। अब मरे हुए तो बोलो क्या होगा? और ये फिल्टर हो गया। क्या हो गया? इसलिए इसका नाम रखा गया फिल्टरेट। बोलो। तो बताओ, निचोड़ने पर जो बाहर आ गया उसका नाम फिल्टरेट, और जो कपड़े में रह गया दैट इज नोन एज रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब रिटेंटेड। जो कपड़े में रह गया उसका नाम, कुछ बच्चे बोल ही नहीं पाते, बोलो क्या रहेगा? रिटेंटेड। बोलो। जो रिटेन रह जाए, जो फिल्टर हो जाए, तो बताओ कौन नीचे निकल गया? तो जो फिल्टर हुआ है वो। और अगर एसिड सॉल्युबल फिल्टर हो गया है तो इसका मतलब ऊपर जो बचा है वो एसिड सॉल्युबल की इनसॉल्युबल। क्यों? क्योंकि भैया अगर भैया एसिड सॉल्युबल होते तो रुकते कि निकल जाते? तो बताओ ये एसिड सॉल्युबल की इनसॉल्युबल। तो बताओ चटनी के कितने पोर्शन बने? एक कौन और एक एसिड। अच्छा, तो चाय तो सबने बनाई होगी, कम से कम बनती हुई देखी होगी। तो जैसे ही चाय की छन्नी में आप चाय का मटेरियल डालते हो तो चाय की पत्ती नीचे और चाय ऊपर रह जाती है। सर आज कुछ अपना अपना लग रहा पढ़ा। चाय बना रहे हो, चटनी बना रहे हो। सर ये बायोलॉजी है। कैसे बायोलॉजी पढ़ाते हो? सर यही बायोलॉजी आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। तो बताओ मुझे, जब छन्नी में तुम डालते हो तो चाय की पत्ती चाय नीचे आती है? चाय की पत्ती नीचे? हाँ, चाय नीचे आती है, लिक्विड पोर्शन। बताओ, आज पता चला। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं तुमसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। बताओ, चाय की पत्ती ऊपर क्यों रह गई? हाँ भाई, तुम बता रहे हो कुछ। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। हाँ वो खड़े। भीड़ में तो कोई भी बोल देता है। अरे तो तुम बोलो, तुम कौन सा जुर्म कर रहे हो? बताओ किसका? क्लास को खराब मत करो। ऐसा ना हो मजाक मजाक में क्लास बेकार हो जाए। हाँ,
सर चाय के छन्नी का साइज छोटा नहीं है पागल, छन्नी का साइज जितना होना चाहिए उतना है। चाय की पत्ती साइज से छोटी की बड़ी? बड़ी। इसका मतलब जो रिटेन रह गया है वो छोटा है कि बड़ा? बड़ा। नहीं आया? और जो बह गया हाँ, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि रिटेंटेट में छोटे मॉलिक्यूल होंगे कि बड़े? दीज आर नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर से बोलो। और छोटे वाले माइक्रो। अब देखना, कुछ सो रहे होंगे और वो कुछ कहेंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा, ऐसे समझ में आता है। बैठो बेटा, शाबाश। और जो वहां तक पहुंचा देगा वो राजा बाबू, जो नहीं पहुंचाएगा वो जमाई ले को आराम आराम से है। हमने सैंपल लिया, मोटार पेसल में डाला, पानी डाला, एसिड डाला, एसिड डाल के चटनी बनाई। एसिड कौन सा डाला? एक बच्चा सीख गया मेरा, ट्राई क्लोरो डाल दिया। डालने के बाद चटनी बन गई? नहीं बनी। चटनी को कपड़े में डाला, कपड़े को निचोड़ा, कुछ नीचे आया, कुछ ऊपर रह गया। कपड़े में जो रह गया टेंटेंटेट, रिटेंटेट, और जो आ गया, जो आया वो फिल्ट्रेट। सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल। जो रुक गया, जो रुका वो छोटा की बड़ा? जो आया छोटा वाला माइक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा वाला अब दिख गया। तो हमें दिखाई पड़ा कपड़े के अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं और कुछ चीजें फिल्टर होकर के आ गई हैं। भाइयों बहनों, बड़े प्यार से बोलना चाहता हूं, चाहे कपड़े के अंदर रह गया हो वो भी सैंपल मटेरियल है। पत्ती ही अगर मान लो तुमने लीफ की तो लीफ का मटेरियल यहां भी रह गया, और जो बेटा बाहर आ गया वो भी सैंपल का ही मटेरियल है। यानी वो पत्ती जो कभी पत्ती होती थी आज कितने भागों में बट गई है? एक कौन? रिटेंटेट। और एक कौन? एक एसिड और एक। अब देखो, 3 टेक्निक लगाएंगे, पूछेंगे मैं बताना पड़ेगा। इन टेक्निक के नाम है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के दौरान मैं इन टेक्निक्स में, एक्सट्रैक्शन के दौरान इन मटेरियल को एक एक करके बाहर निकालना चालू करूंगा। इससे भी बाहर निकालूंगा, इससे भी बाहर निकालूंगा। एक्सट्रैक्शन करते वक्त हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे 7 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 7। तो अब हम उन मॉलिक्यूल में से एक एक मॉलिक्यूल का आइसोलेशन करेंगे। क्या करेंगे? जब हम आइसोलेशन कर रहे होंगे तो इम्प्योरिटी आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी? अरे तुम लोगों ने और देखे हैं, उनका आइसोलेशन करते पर इम्प्योरिटी आती है। तो जब आइसोलेशन कर चुके हैं तो हम उसका करेंगे प्यूरिफिकेशन। बोलो क्या होगा? प्यूरिफिकेशन। और ये 3 टेक्निक कर देंगे। पहले कौन? एक्सट्रैक्शन, फिर और आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के बाद हमें मिलेंगे मॉलिक्यूल्स। मैंने बायोमॉलिक्यूल्स बोला कि मॉलिक्यूल? क्या मैंने बायोमॉलिक्यूल्स बोला? बायोमॉलिक्यूल नहीं बोला, मॉलिक्यूल। तो इन मॉलिक्यूल को मैंने कहां से निकाला? रिटेंटेट से भी और फिल्ट्रेट। बुक मत देखो पाल साहब, जो कुछ ऐसी चीजें उसमें नहीं लिखी उसमें भी कोशिश करता हूं कि तुम्हारे दिमाग में आ जाए। बताओ, रिटेंटेट का क्या किया? फिल्ट्रेट का क्या किया? उनसे मॉलिक्यूल निकाले, दैट इज, एंड क्या निकला? अब इन मॉलिक्यूल की हमने एलिमेंटल एनालिसिस। ये कैसे करते हैं? केमिस्ट्री सर पढ़ाएंगे आपको एलिमेंटल एनालिसिस। वैसे पढ़ा मैं भी सकता हूं लेकिन तुमको सर पढ़ाएंगे, ये अपने कोर्स में बायोलॉजी में नहीं। हर एक एलिमेंट का वेट निकाला, हर एक एलिमेंट का, मान लो कार्बन x ग्राम मिला और कार्बन के एटॉमिक वेट से उसका भाग कर दिया, तो जैसे ही एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से भाग किया तो क्या मिले? मोल्स। तो मैंने मोल्स मॉलिक्यूल के निकाला कि एलिमेंट के? और एलिमेंट के जब मोल्स निकाले तो उन मोल्स की बेसिस पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा। क्या लिखा?
जैसे मैंने लिखा CnH2nOn, क्या ये एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला है? यस सर। यानी उसमें C के N मॉलिक्यूल, तो H के 2N और O के N। इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा। क्या लिखा? मॉलिक्यूलर फार्मूला तभी लिख पाएंगे जब हर एक एलिमेंट का मोल हमें पता चल पाएगा। जब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा तो देखा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मिले जिनमें कार्बन है। क्या है? बोलो। तो जितने कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल मिले, फिर से बोलो, जितने भी, हमने उनका नाम रख दिया बायोमॉलिक्यूल। बोलो क्या नाम रखा? और यही हमारे चैप्टर का नाम है। नाउ व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल? ऑल द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टिश्यू। फिर से बोलो, पूरी डेफिनेशन, ऑल द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टिश्यू, इट नोन एज बायो। यहां से यहां तक पहुंचा पाओगे? हमें तो डर है, तुम लोग को सब कुछ हाँ लगता है लेकिन पहुंचा नहीं पाते हो। बताओ, दो चीज मिले, एक रिटेंटेट और एक रिटेंटेट और फिल्ट्रेट में बेटा सैंपल है। इसको तीन पार्ट में बांटा। बोलो पहले, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन। मॉलिक्यूल मिल गया, पर अभी मॉलिक्यूल में क्या है हमें मालूम? तो क्या इसकी एलिमेंटल एनालिसिस की? हर एलिमेंट को अलग अलग पता किया और एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद उनका क्या लिखा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या लिखा? और किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर क्या निकला? कार्बन, तो चौड़े से बोला ये क्या है? बायो। तो व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल? ऑल द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। बेटा आपका नाम क्या है? हरीबा। खड़ी हो। पहले दिन आई है बच्ची, कल से ना आए ऐसा कुछ जुगाड़ करो। इतना खूसट क्वेश्चन पूछे कल के, बदतमीज, जिसकी क्लास में नहीं जाना है ना। अरीबा बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? सांस लेने के बाद जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस? CO2। CO2 में क्या है? कार्बन। क्या ये बायोमॉलिक्यूल है? क्यों? यस, वेरी फाइन आंसर। मैंने कई क्लासेस में पूछा, लोगों ने इसको बायोमॉलिक्यूल बोला। बोले सर ह्यूमन बॉडी एक लिविंग बॉडी है और ह्यूमन बॉडी CO2 छोड़ रही है और ह्यूमन बॉडी के टिश्यू से CO2 निकल रही है, तो मैं तो CO2 को ऑर्गेनिक मानूंगा या मानूंगी, क्योंकि आपने बोला है ऑल द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आर बायोमॉलिक्यूल। तो ये भी कार्बन वाला है तो इसे बायोमॉलिक्यूल होना चाहिए। नो, बिकॉज ये टिश्यू की एनालिसिस से नहीं है। क्या हमारे टिश्यू को एनालाइज किया गया, एसिड में घोला गया, तब ये CO2 निकली है क्या? बिकॉज इट इज अ गैस। और तुमको जो मॉलिक्यूल मिलेंगे वो घुले हुए मिलेंगे। गैस घुली हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बताओ, CO2 आपकी बॉडी में निकलेगी जरूर, लेकिन वो बायोमॉलिक्यूल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड, वेरी गुड। चलो भाई, सही जवाब दिया रिवा ने। अब बताओ, जब आप यहाँ तक पहुँचा दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। पहुँचाओगे? चलो, आज हम लोगों ने एनालिसिस की थी, अर्थ क्रस्ट की? नो सर। अर्थ क्रस्ट की और ह्यूमन बॉडी की? एक लिस्ट मिली। कौन? नाका मक्सी। एलिमेंट के नाम बता पाओगे? बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम। बताओ कौन कहां पर ज्यादा? और नाकामक्सी कहां पर ज्यादा? दोनों में रिलेटिव डिपेंडेंस इक्वल क्या अनइक्वल? क्या इन्हें एनालाइज करने के तरीके याद हैं? एनालिसिस एक प्रकार की कि दो? अभी दो प्रकार में, एक का नाम ऑर्गेनिक, दूसरे का? आज हमने कौन सी पढ़ी? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के सारे स्टेप याद हैं? यकीन मानो, स्टेप बहुत सिंपल है लेकिन लोग भूल जाते हैं। चलो बताओगे, पहले सैंपल लिया, अब मोटार पेसल। मोटार पेसल लिया, उसमें सैंपल को कूटा। बताओ किससे? एसिड डाला, नाम बताओ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। पेस्ट बना, कपड़े में डाला, कपड़ा निचोड़ा, दो चीजें बाहर आई, कुछ चीजें बाहर आई। जो बाहर आई, फिल्ट्रेट। ऊपर जो भारी है रिटेंटेड, जो हल्का है, जो सॉल्युबल है फिल्ट्रेट, हाँ, जो इनसॉल्युबल है
ये दोनों मिल गए, कुछ कपड़े में कुछ, दोनों को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। अब इसका क्या किया, फिर मॉलिक्यूल मिला, मॉलिक्यूल की क्या की, एलिमेंटल एनालिसिस, मोल्स निकाले, क्या लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते वक्त क्या मिला, कार्बन। अगर कार्बन प्रेजेंट है तो बंदा बायोमॉलिक्यूल है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल, बताओ। ऑल द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टिश्यू, इट इज नोन एज। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप। इसके बाद है इनऑर्गेनिक एनालिसिस। अगर मुझे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की एनालिसिस करनी हो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस, तब मैं क्या करूं? बोले ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है। बोले आपकी बार फिर से सैंपल लेके आओ। सर मैं सैंपल ले आया। बोले इस पत्ती में तुम्हें क्या लगता है क्या क्या होगा? तो मैंने कहा सर इस पत्ती में वाटर होगा क्योंकि ये गीली दिख रही। बोले ठीक। बोले इसमें सर ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जो कि होता ही है, हर लिविंग चीज में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और सर इसमें कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होंगे, सॉल्ट्स भी होंगे। तो बोले तुम क्या ढूंढने आए हो? पानी ढूंढने आए हो कि ऑर्गेनिक ढूंढने आए हो कि इनऑर्गेनिक? तो आपका एम है वाटर पता चल जाए, ऑर्गेनिक पता चल जाए कि इनऑर्गेनिक। तो आपके लिए वाटर वांटेड कि इनवांटेड? अनवांटेड। तो अब आप क्या करोगे? आप पहले इस पत्ती का वजन करोगे। इस पत्ती का वजन वाटर के साथ करोगे, इसलिए इसे बोलेंगे वेट वेट। बोलो क्या बोलेंगे? वेट वेट। जो अभी अभी पत्ती लेके आए हो इसे वेट वेट बोलेंगे, इसका नाम होगा फ्रेश वेट। इस पत्ती का वजन कर लिया, फ्रेश वेट ले लिया। फिर इस पत्ती को सूखने के लिए रख दिया। कुछ देर बाद ये पत्ती सूख जाएगी, एकदम मुरझा जाएगी। बताओ क्या निकल गया? हाँ, जो पानी निकल गया। तो अब जो पत्ती का मटेरियल बचा उस वेट को बोलेंगे ड्राई वेट। हाँ, अब मुझे बताओ वेट वेट और ड्राई वेट में किस बात का अंतर? वाटर। क्या इसमें ऑर्गेनिक है? नहीं है सर। क्या अभी भी इसमें ऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। और मुझे क्या चाहिए? क्या नहीं चाहिए? तो किसी केमिस्ट्री टीचर ने हमको पढ़ाया था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक, किसी भी बायोलॉजिकल टिश्यू को तुम जला दो, क्या कर दो? बर्न कर दो। अगर तुम उसकी बर्निंग कर दो तो उसके ऑर्गेनिक पार्ट फ्यूम बन के उड़ जाते हैं। क्या बन के? फ्यूम। तो मैंने देखा फ्यूम उड़ा, उसमें CO2 उड़ गई, कुछ वाटर निकल गया, नीचे बची राख। क्या बची? अंग्रेजी में बोलते हैं एस। अब बताओ एस में पानी, ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसमें केवल क्या है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और अगर अब इसकी एनालिसिस करोगे तो इसे बोलेंगे एस एनालिसिस। बोलो क्या नाम? सीक्वेंस बोलो। पहला वेट, अरे यार पहला वेट, वेट वेट, और फिर बर्निंग। बर्निंग से क्या मिली? एस। एस की क्या करोगे? एनालिसिस। अब बताओ राख में पानी मिलेगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या मिलेगा? और इस एस की एनालिसिस करने पे हमें मिलेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और आपकी बुक में एक चार्ट दिया गया, द सेम पेज 143, द सेम पेज 143। बस मुझे आप बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। बस हमारा तुम्हारा यही रिलेशन है। क्या सोडियम मिलेगा? yes, किस फॉर्म में? Na+। और क्या मिलेगा? किस फॉर्म में? K+। और कुछ मिलेगा? कैल्शियम। बताओ किस फॉर्म में? Ca+2। और मैग्नीशियम मिलेगा? बोलो Mg+2। और वाटर तो उड़ गया होगा, एस में नहीं मिलेगा, तो वाटर छोड़ दो। और बताओ कंपाउंड। कुछ साल्ट मिलेंगे? बताओ क्या क्या मिलेगा? NaCl मिल सकता है, और CaCO3। और कुछ मिलेगा? फॉस्फेट आयन मिल सकता है, PO3-। और सल्फेट मिल सकता है,
SO4 2-। अच्छा, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं एनसीईआरटी की एक लाइन भी नहीं छोड़ना चाहता। ये तो कोई भी बच्चा देख के बता देगा ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक? सोडियम किस फॉर्म में? Na+, पोटेशियम, कैल्शियम, हाँ। सेल वॉल बनाते वक्त कौन सी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल सकता है? बहुत जोर का थप्पड़ मारेंगे हम, जिससे पूछ रहे उससे उसको बताया करो। मिडिल लैमेला, बोलो क्या? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। तो जो तुम्हारी सेल वॉल होगी उसमें पाया जाएगा मिडिल लैमेला। तो जब सब कुछ जल जाएगा, सेल जल जाएगी, सेल वॉल जल जाएगी, मिडिल लैमेला जल जाएगा, तो उसमें सॉल्ट बचेंगे कैल्शियम के, मैग्नीशियम के। वो किस फॉर्म में आएंगे? Ca+। क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहो। मैंने पिछली बार भी तुमको छोड़ दिया था, अब मार पड़ेगी। बैठो। पिछली बार कितने नंबर आए नीट में? टोटल 169। क्या फर्स्ट ईयर था? अभी 169 से 669 तक जाना है। 500 नंबर ज्यादा चाहिए, मेहनत चाहिए डबल ट्रिपल और 10 गुना। हमेशा तैयार रहो कि ये कहां से आया होगा, ये लीफ में कहां से आया होगा? सेल वॉल याद है? मिडिल लैमेला। बैठ जाओ। तो ये बहुत बात करता है। खड़े हो। मिडिल लैमेला से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, आउटसाइड से इनसाइड, क्या सीक्वेंस? कौन सी सेल वॉल? कुछ बच्चे, आज पहली क्लास होगी ना, कितने लोगों की? देखो बेटा, ऐसे मारता हूं मैं, भाग जाना, कल से मत आना। हाँ, सब लोग बोलो इनको। मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब भी दो सेल आपस में सेल वॉल बनाने जाएंगी, सबसे पहले क्या बनेगी? मिडिल लैमेला। कैल्शियम पेक्टेट थी? सेल मेम्ब्रेन पहले से है? सेल मेम्ब्रेन पहले जो वॉल सिक्रीट करेगी प्राइमरी, बाद में सेकेंडरी। तो बाहर क्या आएगी? प्राइमरी, अंदर। तो मिडिल लैमेला, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताने देते, घंटा भर बताने देते, और जो तुम उनसे बतिया रहे हो, ऐसा कौन सी बात रह जाती है? वो सीरियल डिस्कस करते हो क्या? कभी सास भी बहू थी, वो सब नहीं देखते हो? तो क्या देखते हो? MTV? नहीं, आश्रम देख रहे हो? बेवकूफ। आ भाई, बाबा जाने मन की बात। कौन? पुरवाल बाबा? अच्छा, अब ध्यान से सुनो बेटा, जल्दी जल्दी से समझा दो, क्लास खराब मत करो। हमने जैसे ही इधर पर रखा और हमारे पास क्या क्या मिलेगा। चलो, हमने फ्रेश वेट किया, फिर ड्राई वेट किया, फिर जला दिया, राख मिली। राख मिलने पर हमने राख की एनालिसिस की। राख में इनऑर्गेनिक मिले, सोडियम Na+, कैल्शियम Ca+2, पोटेशियम। क्या कुछ सॉल्ट मिले? NaCl मिला, फॉस्फेट मिला, सल्फेट मिला, वाटर तो मिला होगा कि उड़ गया होगा? वेपर के रूप में। आप बताओ कितने प्रकार की एनालिसिस कर ली? एक ऑर्गेनिक और दूसरी। खैर, दोनों एनालिसिस करने के बाद हमें बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन मिल गई। और जब हमें बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन मिल गई तो हमने बोला बायोमॉलिक्यूल आर कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल extracted from the tissue, from tissues। अब बोलेंगे सर क्या क्या कार्बन कंटेनिंग मिल सकता है? बोले सर कार्बन कंटेनिंग में आपको मिल सकते हैं एल्डिहाइड, आपको मिल सकते हैं कीटोन्स, आपको मिल सकते हैं एसिड्स, आपको मिल सकते हैं बेस, एटसेट्रा।
तो लोगों ने मुझसे कहा तो क्या बायोमॉलिक्यूल भी इसी नाम से जाने जाएंगे? हमने कहा नहीं, इनमें से एल्डिहाइड और कीटोन्स ये शुगर के नाम से जाने जाएंगे। इनमें से एसिड दो तरीके के मिल सकते हैं, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। और बेस आपको नाइट्रोजन बेसिस के रूप में मिल सकते हैं। और नाइट्रोजन बेसिस आपको दो प्रकार के मिल सकते हैं, प्यूरीन, पिरिमिडीन। तो बताओ, जिन्हें केमिस्ट्री के टीचर क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन। हम उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें केमिस्ट्री के टीचर क्या कहते हैं? एसिड। हम उन्हें क्या बोलते हैं? एंड फैटी एसिड। जिन्हें केमिस्ट्री के टीचर क्या बोलते हैं? बेस। हम क्या बोलते हैं? तो केमिस्ट्री के टीचर के लिए वो हो सकता है कि वो एल्डिहाइड हो, वो कीटोन हो, हमारे लिए वो क्या है? शुगर। तो ये बायोमॉलिक्यूल हमको मिलने लगेंगे। तो एक एक बायोमॉलिक्यूल हमारे कोर्स में है। इसमें से शुगर्स की बायोमॉलिक्यूल, शुगर्स की बेटा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर पढ़ाने के चक्कर में मुझे पूरा पढ़ाना पड़ता है। तो आई एम गोइंग विद द स्ट्रक्चर एंड ऑल द थ्योरी जो मुझे आती है शुगर्स की। तो मैं शुगर्स पढ़ाने जा रहा हूं, उसके पहले बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन चाहिए। व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स? ऑल द कार्बन कंटेनिंग। पक्का ना? पहला टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप एनसीईआरटी में ही कहीं लिख लें प्लीज। इनके स्ट्रक्चर से इनकी थ्योरी नहीं है, तो प्लीज लिख लें। इनकी आधी थ्योरी है जिसका नाम है पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड वाली थ्योरी नहीं है, तो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। शुगर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज सैक्राइड्स। सैक्राइड्स, sugars, they are also known as saccharides. Chemically, these sugars are polyhydroxyaldehyde, aldehydes or polyhydroxyketone. बोलते हैं शुगर को अगर तुम केमिकली देखने की कोशिश करोगे सो उनका केमिकल नेचर, मेरे साथ बोलो, या तो होता है एल्डिहाइड, बोलो, या तो, लेकिन वो एल्डिहाइड नॉर्मल एल्डिहाइड होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी? हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दे आर नोन एज एल्डोज, एल्डोज, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर नोन एज कीटोज. So sugars are always end with the O's. O's. So polyhydroxyaldehyde or the polyhydroxyketones, they are known as saccharides. याद रखना, या तो इनका खुद का नेचर होगा पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन, या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल which upon hydrolysis can produce polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. बताओ, what is the sugar? भाई जवाब चाहिए. What are the sugar? Sugar are also known as saccharide. Sugar are also known as सैकराइड की डेफिनेशन, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, या फिर, यानी इनका केमिकल नेचर या तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है या तो पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन. और अगर इनका केमिकल नेचर पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन एल्डिहाइड नहीं है तो उनका क्या करो? तो ये हाइड्रोलिसिस पर क्या पैदा करेंगी? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन. जब मैं इतना पढ़ा चुकता हूं तो मैं इसे दोबारा रफ करके बताता हूं. सुगर्स और द सैकराइड्स, दे ऑलवेज प्रेजेंट इन यूनिट्स.
अगर शुगर की सिंगल यूनिट है, if the sugar की सिंगल यूनिट है, एक मॉलिक्यूल की यूनिट है, सिंगल यूनिट, वन मॉलिक्यूल इज देयर, वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इज देयर, then this is known as monosaccharide. अगर शुगर की 2 से लेकर 10 यूनिट है, भाई कार्बन बोल रहा हूं कि यूनिट, 2 से लेकर 10 यूनिट तक की शुगर है, इसे बोलेंगे ऑलिगोसैकराइड। और अगर किसी भी शुगर में मोर देन 10 यूनिट प्रेजेंट है, शुगर की मोर देन 10 यूनिट, इट इज नोन एज पॉलीसैकराइड। तो सर आपने यूनिट तो पढ़ा ही नहीं। हाँ मैं जानता हूं मैंने यूनिट नहीं पढ़ाई, मैंने इसके पहले आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई। चलो डेफिनेशन वापस करो। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ द शुगर? Any molecule which have polyhydroxyaldehyde or it is known as sugar, also known as saccharide। अब अगर सैकराइड का एक ही मॉलिक्यूल है तो 2 से 10 है, और अगर 10 से ज्यादा है, पक्का? तो बताओ सैकराइड कितने फॉर्म में आती है? 3 नंबर मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड, पहले हमें पढ़ना है मोनोसैकराइड। आइए मोनोसैकराइड पढ़ते हैं। बोलते हैं मैंने एक अल्कोहल पढ़ा, एवरीवन हियर, सबकी बेटा सबकी यहाँ पर जरूरत है। मैं तो केमिस्ट्री उतनी जानता नहीं, आप लोग की मदद आएगी तो मैं जान जाऊंगा। CH2OH, CHOH, CH2OH, बोलो ग्लिसरॉल। क्या इसमें एल्डिहाइड है? हाँ सर है। क्या इसमें कीटोन है? तो क्या ये शुगर है? नहीं। अब लोग कुछ लोग झांक झांक के देख रहे हैं कहीं इधर ना हो एल्डिहाइड। क्या इसमें एल्डिहाइड है? क्या इसमें कीटोन है? तो क्या ये शुगर होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर इज, अब देखना, अब मैंने इसको मिटा दिया एंड नाउ इट बिकम्स CHO। क्या ये एल्डिहाइड है? क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? यस सर। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक OH की एक से ज्यादा। यस सर, एक से ज्यादा OH, पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये क्या है? एल्डिहाइड। क्या ये ग्लिसरॉल से बनाया है? नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। फिर से बोलो, ग्लिसरल्डिहाइड। बोलो क्या नाम है? क्या ये शुगर है? यस सर। मन नहीं मानेगा लेकिन है। क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? हम तो अपने बाबा सर से पूछेंगे। पूछ लो, ये शुगर है, बिकॉज शुगर की डेफिनेशन। क्या यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी है? क्या ये एल्डिहाइड है? नो सर। तो मिनिमम कार्बन 3 चाहिए जिससे शुगर बन सकती है, मिनिमम। क्योंकि 2 कार्बन पर मुझे क्या चाहिए? OH, और 1 कार्बन या तो एल्डिहाइड या तो वाई मिनिमम 2। क्योंकि अगर 1 कार्बन पर OH हुआ तो वो पॉली होगा कि मोनो? और मुझे क्या चाहिए? पॉली। तो बताओ मोनोसैकराइड में मिनिमम कितने कार्बन? 3। अब कुछ लोग पता क्या जाएंगे, घर में जाकर कंफ्यूज होंगे, क्या यार सर बोल रहे थे जब 2 से 10 हो तो ऑलिगोसैकराइड होता है, इसमें 3 कार्बन है तो इसको मोनोसैकराइड कहा क्या है? अरे भैया ये कितना मॉलिक्यूल है? 1। कितना? 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 3। तो यहां कार्बन का नंबर लिखा है कि यूनिट का? तो बताओ 1 यूनिट में मिनिमम कार्बन 3। अब इधर देखो, CH3 CO CH3, बताओ ये क्या है? फिर से लिख दे रहे, उधर सर दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर से लिखिए CH3 CO CH3।
एसीटोन। कीटोन है लेकिन शुगर क्यों? क्योंकि इसमें OH CH2OH CH2OH डाई हाइड्रोक्सी, बोलो फिर से बोलो, एसीटोन, बोलो एसीटोन, बोलो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, फिर से बोलो। क्या शुगर है? नो सर। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हुआ? यस। क्या इसमें भी कितने कार्बन है? 3। नहीं आया? कुछ नहीं आया। क्या ये शुगर है? क्या ये शुगर है? नो सर। पक्का? तो बताओ मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 3। पक्का? अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अब तुम्हारी बुद्धि का इस्तेमाल दोबारा करेंगे। बताओ सैकराइड्स कितने प्रकार की? 1 इज, दूसरा 1 यूनिट, पक्का? 2 से 10 यूनिट, 10 से ज्यादा, और 1 यूनिट में मिनिमम कार्बन। याद रखना, अब ये सब लोग नोट करेंगे। मोनोसैकराइड्स जनरली 3 कार्बन से स्टार्ट होती हैं। जो 3 कार्बन की मोनोसैकराइड हैं दे आर नोन एज ट्रायोज। 4 कार्बन की जो बेटा मोनोसैकराइड हैं दे आर नोन एज टेट्रोज। 5 कार्बन की जो बेटा मोनोसैकराइड है दे आर नोन एज पेंटोज। 6 कार्बन की जो मोनोसैकराइड है दे आर नोन एज हेक्सोज। 7 कार्बन की जो बेटा मोनोसैकराइड है इट इज नोन एज हेप्टोज। उड़ गया? बताइए, यहां 1 यूनिट की 3 यूनिट? 1 यूनिट। यहां पर 4 यूनिट, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब जगह 1 यूनिट है और कार्बन 3। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर 3 कार्बन की शुगर का नाम। और अभी अभी ट्रायोज के 2 एग्जाम्पल पढ़ाए, किसी को याद है? नंबर 1 ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड एंड DHA। व्हाट इज DHA? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। DHA एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये ट्रायोज हैं। 4 कार्बन की टेट्रोज, इसका एग्जाम्पल लिखो। स्ट्रक्चर अपने कोर्स में नहीं है, केवल एग्जाम्पल लिखो, एक बार पूछा गया। एरिथ्रोज। 5 कार्बन की शुगर का नाम पेंटोज, और इनके एग्जाम्पल राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबुलोज, जाइलुलोज। छह कार्बन की शुगर में है, यस, दे आर नोन एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। 7 कार्बन की शुगर में है सीडोहेप्टुलोज, तीन कार्बन की शुगर ट्रायोज, 4 कार्बन की शुगर टेट्रोज, 5 कार्बन की शुगर पेंटोज, 6 कार्बन की शुगर हेक्सोज, 7 कार्बन की शुगर हेप्टोज। और मोनोसैकराइड में केवल 3 कार्बन मिनिमम है और 7 कार्बन मैक्सिमम। इधर देखो ध्यान से, मोनोसैकराइड का इंपीरिकल फॉर्मूला है CnH2nOn।
और इसलिए मैं हर एक का एम्पिरिकल फार्मूला आपसे लिखाऊंगा। बोलो ट्रायोज, बोलो C3H6O3, थैंक यू वेरी मच। टेट्रोज C4H8O4, अच्छा पेंटोज C5H10O5, पक्का? अब जरा इसको बोलो C6H12, ये तो बड़ा नाम जाना हुआ लग रहा है। क्या नाम है? ग्लूकोज ही नहीं, फ्रक्टोज ही नहीं, गैलेक्टोज। C6H12O6 और हेप्टुलोज C7H14O7। इसमें डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होती है, याद रहेगा, इसलिए डीऑक्सीराइबोज वाला हटा दिया। डी मतलब रिमूवल, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, राइबोज से एक ऑक्सीजन हटा दो, नाम बताओ डीऑक्सीराइबोज। वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, सर लिखा रहने देना, मिटाना नहीं। बता दोगे? चलो बताओ। 3 कार्बन। अब तो तुम लोग चिड़ते भी नहीं हो, तुम्हें मालूम है बदतमीज है, रुकेगा नहीं, हटा ही देगा। पहले कुछ लोग गालियां देते थे, अजीब पागल है, लिखता है मिटा देता है, लिखने नहीं देता, लिखना है भी नहीं। 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 ऑक्टो 9 नैनो टेको, बस मिनिमम मैक्सिमम, तेरा मिनिमम 7 मैक्सिमम 3। अरे शमीम बाबू 1:30 बजे जाना है, हाँ आज जुम्मा है भाई, तो अभी छोड़ देंगे 1:30 बजे। बताओ 3 कार्बन, ट्रायो 4 5 6 7, इन सब में कोई अपने कोर्स में नहीं है, केवल 2 हैं। एक अपने कोर्स में है पेंटोस, इसका स्ट्रक्चर है, और एक अपने कोर्स में है हेक्सोस, इसका भी एक स्ट्रक्चर है हमारे कोर्स में। और पेंटोज में भी हमारे कोर्स में सारी पेंटोज नहीं है, राइबोस। बेटा स्ट्रक्चर तो केवल राइबोस का ही है पेज नंबर 145 में, और हेक्सोज में भी सारी हेक्सोज नहीं है, ग्लूकोज। और प्लीज इंपीरिकल फार्मूला लिखो C6H12O6, इधर लिखो C5H10O5। देखिए कितने लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे। बोथ ऑफ देम आर एल्डोज, बोथ ऑफ देम। ये कैसी है? राइबोस कैसी है? एल्डोज। और ये भी कैसी है? एल्डोज। इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इट इज क्यों कीटोन क्यों नहीं? क्योंकि राइबोज भी क्या है और ग्लूकोज भी क्या है? एल्डोज। अब मैं लिखने जा रहा हूं फॉर्मूला। कुछ लोग जमाई लेने लगे कि एक केमिस्ट्री क्या कम थी कि तुम भी पढ़ाने लगे। बोलते हैं C डबल बॉन्ड O और H। सुनो, C डबल बॉन्ड O और H, ये कौन सा बॉन्ड है? एल्डिहाइड। एक कार्बन हो गया। फिर दूसरे कार्बन पर CH2OH, तीसरे कार्बन पर CH2OH, चौथे कार्बन पर CH2OH, और 5 सॉरी ये CH2 नहीं होगा, आई एम सॉरी। हाँ भाई, पहले कार्बन पर CHO, दूसरे कार्बन पर CHOH, दूसरे में CHOH, चौथे में CHOH, और 5वें में CH2OH। इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। 4 जगह OH, 1 जगह एल्डिहाइड, नाम है राइबोस। मुझे पक्का मालूम है तुम इसे बना दोगे। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, यस, पहली पॉइंट पर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, ओके कितने हो गए? 4, फिर CHOH, फिर CH2OH। कोई अंतर नहीं है, बस एक कार्बन बढ़ा देना। राइबोस में कितने कार्बन? लिखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से चालू करते हैं?
फंक्शनल ग्रुप से। इधर से चालू करें, इधर से। अच्छा, इधर से भी 1 2 3 4 5 6। खड़ी हो। हाँ, व्हाट इज कायरल कंपाउंड? व्हाट इज कायरल कार्बन? सॉरी, याद होगी क्या कायरल कार्बन होता है? जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड हो। अच्छा बताओ, ये वाला कार्बन कायरल है कि नहीं? नहीं है। यादव जी 4 दिन बुखार आएगा, थप्पड़ पड़ेगा। तो देखो कैसे दिखेगा कायरल तुमको। CHOH, एक तरफ एल्डिहाइड, एक तरफ H, एक तरफ O और एक तरफ इतना बड़ा। क्या ये कायरल है? ये है। अरीबा जी इधर ध्यान दो, मैं 2 मिनट में रुक जाएगा, फिर तुम कहोगे यार पहले दिन ही मजा नहीं आया, अपनी सहेली से बोलोगे तब भाई यार टीचर है जिसके यहाँ नहीं पढ़ने जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। बैठो, शाबाश। कुछ नहीं आता तुमको। अरीबा जी इसमें कायरल है, इसमें कायरल कार्बन, इसमें भी क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 2 H है। अच्छा इधर देखो, ये कायरल है। कितने लोगों को कायरल नहीं मालूम? अरे गजा, महू बेवकूफ हैं। छूट गया तुम्हारा। बाबा का पढ़ाया हुआ आदमी मुर्दा पढ़ ले। मुर्दा भी कब्र से केमिस्ट्री चिल्लाता है। तो हमें लगता है इस छोर में कहीं थे ही नहीं। हाँ भाई, पेंटोज शुगर में कितने कार्बन? 5 लिख दे रहे। 1 2 3 4 5। कसम भगवान की, भवानी माँ की कसम, 5 कार्बन। अच्छा कितने कार्बन? 6। 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे पढ़ाने लगे ना तो फिर नर्सरी वाले आएंगे हमारे पास। हाँ, अब क्या ये कार्बन आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं? यस, बना दिया। क्या बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो सर। ओके, बाबा की जान खतरे में है। अब बताओ, एल्डिहाइड बनाए? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। एल्डिहाइड हुआ? एल्डिहाइड हुआ। अब मैं इनमें OH दे रहा हूं। इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। लिखने के तरीके होते हैं, बाबा से पूछना। और इधर OH, H और H। बताओ इसकी 4 वैलेंसी में चारों एक जैसा कि अलग अलग? इसमें तो बताओ ये सब के पास कायरल का, हाँ? लेकिन ये H और ये H सेम है भाई। मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें लिखने का तरीका सर पढ़ाएंगे। मैं थोड़ा ऐसे ही लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चे घबराए नहीं, क्योंकि मुझको 4 एक तरफ दिखाई पड़े। बोलो ये क्या है? ये यहाँ पर 2 H। बताओ 2 वैलेंसी एक ही से है। बताओ कायरल है कि नहीं हुआ? कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनकी चारों वैलेंसी में सेम के अलग अलग। हाँ बताओ। अरे भैया भाई, हमको पढ़ने में ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती, इतना पढ़ो। बताओ यहाँ पर कायरल है, यहाँ पर कायरल, यहाँ पर कायरल। अब इधर बना, बोलो ये H है, ये OH, ये H, ये OH, ये OH। वैसे तो इधर लिखा जाना चाहिए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बताओ ये वाला H, ये वाला H और ये वाला OH। बताओ इसमें कितने कार्बन? अरे टोटल कार्बन
हमने कायरल पूछे कि कार्बन पूछे? बताओ ये वाला कौन सा कार्बन नंबर? 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, गिनती बहुत अच्छी है। बोलो 1 2 3 4 5 6। बताओ पेंटोज की हेक्सोज? इट इज। राइबोज की ग्लूकोज? क्या ये भैया राइबोज हैं? थैंक यू। और ये वाले ग्लूकोज। अब ध्यान सुनना, हमारे सर ने जो हमको सिखाया था वो हम बता रहे हैं, बाकी कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो क्षमा करें, केमिस्ट्री आपकी ज्यादा अच्छी। बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप से जो फार्देस्ट कायरल कार्बन होगा, कौन सा? पास का नहीं, कायरल कार्बन। जैसे इस बारे में जो फार्देस्ट है वो ये फार्देस्ट कार्बन है, लेकिन कायरल, ये फार्देस्ट कायरल कार्बन। सब लोग देखो, क्योंकि इसमें मैं जो करूंगा उसमें पूछूंगा। फार्देस्ट कायरल कार्बन और एल्डिहाइडिक ग्रुप के बीच में बॉन्ड रीशफलिंग होती है, बॉन्ड टूटते हैं। डबल बॉन्ड टूट करके यहां पर बेटा O बॉन्ड बनता है, यानी इसका H निकल जाता है। फिर से करा रहे हैं तो सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। क्या ये C डबल बॉन्ड होता? क्या यहाँ CHOH था? मैंने H निकाला, बोलो क्या निकाला? O पर वैलेंसी खाली हुई, ये मैंने बॉन्ड तोड़ा। बताओ डबल बॉन्ड तोड़ा? यस और नो? बताओ O अलग खाली हुआ, जो H यहाँ गया था वो यहाँ चला गया। बताओ वैलेंसी कितनी बाकी है? A। इनकी वैलेंसी A। इन दोनों वैलेंसी को आपस में जोड़ दिया। नहीं आया? आया? इट इज नोन एज हेमी एसिटल। बोलो क्या बोलेंगे? एसिटल कंपाउंड बनते हैं और आधे एसिटल जिस नोन एज हेमी एसिटल, और इंट्रामॉलिक्यूलर हैं, इसीलिए बोलते हैं इनर हेमी एसिटल। बोलो। अच्छा इसमें करो सर, ये क्या पढ़ा रहे? बोलो। ये वाला कार्बन कायरल, ये वाला कायरल, ये वाला कायरल, ये वाला, ये वाला। तो बताओ फार्देस्ट कार्बन की फार्देस्ट कायरल? पक्का? बॉन्ड रीसफलिंग होगी? बताओ ये OH H निकाल देगा? बेटा प्लीज मदद करो। क्या यहाँ बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन खाली हो जाएगी। उस ऑक्सीजन को कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन। यहाँ का हाइड्रोजन गया, इसके दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन वैलेंसी खाली है। बताओ ये आपस में जुड़ जाएंगे। इट इज इनर हेमी एस्टर। बताओ कौन सा कार्बन किसके साथ जुड़ा? शोर है भाई साहब। पहला पांचवा, पहला चौथा। बॉन्ड का नाम COC। चिल्ला लो। बॉन्ड का नाम COC। नहीं आया? घबराओ मत। बॉन्ड का नाम COC। अब मैं जो जो पूछूं बताना। अगर ये बॉन्ड बन जाए, भाई बुक मत देखो, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि तुम्हें आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि तुम लोग के चेहरे हमेशा एक ही जैसे रहते। आए तो मुंह लटका है, ना आए तो मुंह लटका है, गाली देने का मन कर रहा तो मुंह लटका है, खुश हो रहा है तो मुंह लटका हुआ। पता नहीं जिंदगी में कितने कष्ट हैं। बताओ पहला कार्बन CHOH। बोलो। दूसरा पता नहीं, अब जो देख भी नहीं पा रहे। दूसरा, तीसरा, चौथा, मार देंगे थप्पड़। COC पहले के साथ नहीं आया, और उसी चौथे पर CH2OH। बाढ़ में जाओ तुम, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। ये रहा पहला कार्बन। बोलो कौन सा? ये और पांचवा रिंग में कि रिंग के बाहर? रिंग के। अब जो मैं पूछूं बताना। पहला, अरे यार, पहला कसम से मारने का मन करता है। ये CHOH, CH तो यहां पर होगा, ये वाला कौन? OH। दूसरा, तीसरा,
लिखने का तरीका है, बाकी वही है, चाहे तो इधर लिख दो। अगर ऐसे लिख दे तो बोले सुनिए सर को केमिस्ट्री नहीं आती, अब हम ऐसे ही लिखेंगे, यही लिखेंगे। हमको ऐसे लिखने में अच्छा लगता है, गंवार लोगों की तरह जिनको केमिस्ट्री ना है। बायोलॉजी वाले केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं तो उनके एनोमेरिक कार्बन से उनको कोई मतलब, वो तो अपना OH लटका देते हैं। पहला कार्बन CH-OH, दूसरा, तीसरा, चौथा तीसरा CH-OH, चौथा COC पहले के साथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा COC किसके साथ? पहले के साथ। और चौथे पर ही CH2। क्या ये पेंटोज शुगर है? ये चेन फॉर्म, ये रिंग नहीं आया सर। अरे कहाँ आया? देखो फरुखाबादी का दिमाग गया काम से, इधर देख लो शायद आ जाए। एक बार और कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझे रसगुल्ले लेके आओगे ना, खिलाओगे? हाँ खिलाएंगे। यस सर, खा लो बदतमीज। पहले के मास्टर साहब ऐसे ही होते थे, पढ़ाते थे प्राइमरी पाठशाला में, फिर पूछते थे मम्मी ने क्या बनाया, बोले माठा, बोले ले आओ। डू यू नो अबाउट द माठा? हाउ मेनी ऑफ यू नो द माठा? मट्ठा नहीं, मट्ठा तो अमूल वाले लोग होते हैं, माठा घुम्मड़ घूम भाई। डू यू नो अबाउट दैट? डू यू नो? गांव का नेनू, क्रीम। बस 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 बस, गंवार हो तुमने बता दिया। अब इधर देखो, देखते भाई कितने लोग हमारे साथ हैं। पहला कार्बन बोलो, अरे यार टाइम ना निकल जाए। अरे ओके शांत रहो। अब तुमको जो बोलना है वही बोलना। पहला कार्बन पर, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन बाहर। तो बताओ पांचवा और पहला। सर नहीं आ रहा। पहला कार्बन CH-OH, दूसरा, तीसरा नहीं, CH-OH, चौथा CH-OH, पांचवा COC, पांचवा पहले के साथ COC और इसी में CH2। बताओ ये क्या लिखा है? राइबोस। बोलो क्या? और ये वाला? अच्छा, जितने लोग मुझे समझ पाए वो पेज नंबर 145 के पहले दो स्ट्रक्चर देखे। पेज नंबर 145 पहले दो स्ट्रक्चर देखे, दिखा? कुछ समझ में आ रहा है? पहला कार्बन CH-OH, दूसरा, मुझे वाइब्रेशन मिल जाती मेरे स्टूडेंट की कि कम से कम 60% बच्चों को कुछ नहीं समझ में आया। वो बताएंगे नहीं क्योंकि उन्हें मालूम है इज्जत खराब हो जाएगी, और जबकि मालूम है बेइज्जती तो उनकी होती है। आप लिखो एक बार और सबके लिए एक एक करके। पहले मैं लिख रहा हूं पेंटोज। क्या लिख रहा हूं? अब जिन लोगों को आ गया वो मदद करेंगे, जिन लोगों को नहीं आया उनकी मदद हो जाएगी। पेंटोज में मैं कौन सी शुगर? राइबोज। एल्डिहाइड है कि कीटोन? कितने कार्बन होंगे? प्लीज मदद करो सब लोग। अब ये तुम्हारा काम, 5 होगा। 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन आपस में जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड होगी। एल्डिहाइडिक कार्बन कभी भी बीच में नहीं होता, हमेशा टर्मिनल। बताओ C डबल बॉन्ड होगा, H होगा। क्या ये CHO है? CHO इज एल्डिहाइड। अच्छा बताओ यहाँ पर CH-OH याद है? यहाँ पर CH-OH पक्का? यहाँ पर CH-OH और यहाँ पर CH-OH और ये H और ये H। बोलो ये क्या है? CH2 है। कार्बन नंबर, कार्बन 3 4 5। कितने कार्बन? 5 कार्बन की शुगर का नाम पेंटोज। पेंटोज है। अब मैं क्या कर रहा हूं तुम ध्यान सुनना। एल्डिहाइडिक ग्रुप से
फारदेस्ट कार्बन की कायरल कार्बन? कायरल कार्बन। कौन सा, पांचवा की चौथा? यहां बॉन्ड रीशफलिंग होगी। क्या होगी? पहले बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड टूटेगा, H निकल जाएगा और इसका डबल बॉन्ड टूटेगा। इसका डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, बचा यहां का हाइड्रोजन, वो इसकी ऑक्सीजन के साथ पहुंच जाएगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी यहां थी। तो पहला कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में एक रिंग बनेगी, COC। मेरे साथ चिल्ला लो। पहले कार्बन पर CH, दूसरे पर CHOH, तीसरे पर, चौथे पर COC पहले के साथ। फिर से बोलो COC, पक्का? और उसी पे CH2। जब हम इसे रिंग में लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, जब हम इसे रिंग में लिखेंगे तो ये रहा पहला कार्बन, और जो पहले कार्बन पे बताओ CH, ये रहा CHOH, क्योंकि ये CH हम लोग H नहीं लिखते। दूसरे वाले में CHOH, तीसरे वाले में CHOH, चौथा वाला COC पहले के साथ 1 2 3 4 COC, और इसी में CH2OH। अभी भी नहीं आया? अगर अब नहीं आया तो हमारी हिम्मत हार गई। बताओ इस शुगर का नाम क्या? ये राइबोस शुगर है। कितने कार्बन की? अब एक चीज सुनो, 5 कार्बन की शुगर में कितने कार्बन रिंग में? 4। एक रिंग के तो 6 कार्बन की शुगर में, 5 रिंग में, 1 बाहर। और वो भी लिख लो, वरना ऐसा ना हो कि सर एक पढ़ा है तो दूसरा नहीं पढ़ा है। C डबल बॉन्ड, और ये क्या है? H, फिर CHOH, पक्का? फिर CHOH, कार्बन 3 हो गए, फिर CHOH 4 हो गए, फिर CHOH 5 हो गए, फिर CHOH और एक हाइड्रोजन की 2। बताओ ये कार्बन कायरल? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कौन सा? नियरेस्ट की फारदेस्ट बॉन्ड रीशफलिंग होगी। यहां पर CO खाली हो जाएगा, H निकल जाएगा, और यहां पर बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा, यहां पर आ जाएगा, यहां की O में, यहां की O बचेगी, इसका हाइड्रोजन यहां जाएगा। बताओ पहला कार्बन CHOH, दूसरा। अब मैंने 6 कार्बन का एक रिंग बनाया। बस मैं जानता हूं 6 कार्बन के रिंग में 5 कार्बन रिंग में, 1 रिंग के। मान लो ये पहला कार्बन है, तो बताओ पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा COC। ये 1 2 3 4 5, पांचवा COC, और इसी पर अब देख लो, शायद अब समझ में आ गया। अब दोनों देखो, आया? पहला कार्बन पे क्या लिखा है? CHOH, दूसरा CHOH, तीसरा और चौथा, पांचवा COC, छठा CH2OH। बताओ वो CH2OH कहां पर है? रिंग में कि रिंग के बाहर? और जो लोग इस तरीके से फंसे रहेंगे उनको कभी भी ना DNA समझ में आएगा, ना RNA समझ में आएगा, ना पॉलीसेकेराइड समझ में आएगा। तो मेरे बच्चे तो बिंदास हो जाते हैं, वो केमिस्ट्री को भी बायोलॉजी बना लेते हैं। बायोलॉजी में होती है फीलिंग, केमिस्ट्री में होता है एसिड, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में फीलिंग। हमारे बच्चे ऐसे याद करते हैं। इट इज सुनिलाइजेशन, बाबा ट्रिक, वैसे सुनिलाइजेशन ऑफ द बायोलॉजी इन केमिस्ट्री हम ऐसे बनाते हैं, और हम चिल्लाते हैं, और H का नाम नहीं लेते क्योंकि H अपने आप है। पहला कार्बन OH, ये फीलिंग है, इसमें बड़ी मजा आती है क्योंकि H अपने आप है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। दूसरा कार्बन OH, तीसरा कार्बन OH, चौथा COC, और उसी में CH2OH। किसी चेन की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा तैयार है। बोलो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा CH2OH। आया?
ई है बायोलॉजी। 6 कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं। अब H मत बोलना। अब H बोलने वाले केमिस्ट्री जानते हैं और केवल OH बोलने वाले। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा CH3, उसी पे CH2। कितने कार्बन? 6। कितने कार्बन? पेंटोज है, हेक्सोज है, इसका नाम राइबोज, इसका नाम। अगर वाकई आता है तो तुम इन कामों को पूरा कर दोगे। दिस इज योर क्लास वर्क। यस, करो। CHO, CHOH, CH2OH करो। CHO, CHOH, CHOH, CH2OH। नहीं आ पाएगा? आएगा? देखो इधर C डबल बॉन्ड CHO को, और ये वाला C OH H, और ये C OH H H। बताओ कायरल? इधर देखो कायरल, ये कायरल है। रीसफलिंग करें? करो रीसफलिंग। पहला पॉइंट CHOH, दूसरा COC, और उसी पे CH2। ट्राइंगल बनाओ। पहला कार्बन बताए नहीं। पहला कार्बन, दूसरे पे COC, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा बाहर CH2OH। और अगर मैं ना बनाऊं और ऐसे बना दूं तो तुम मानोगे थोड़ी ना, मानना ही पड़ेगा। पहला कार्बन, हाँ, OH, दूसरा, तीसरा COC, और इसी पे CH2। ये आपके कोर्स में नहीं है, बाकी आपके कोर्स में थे। बताओ, नियरेस्ट कायरल की फारदेस्ट? फारदेस्ट कायरल का। देखें कितना है आप लोग को। हाँ भाई, बायोमॉलिक्यूल पढ़ाते वक्त मैंने पढ़ाया ऑल द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्टेड। नोटबुक बंद करो, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। all the carbon containing molecule extracted from the it is known as, क्या ये एल्डिहाइड हो सकते हैं? आई एम सॉरी, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, क्या एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं? बताओ, एल्डिहाइड कीटोन होंगे तो शुगर, एसिड होंगे तो अमीनो एसिड और फैटी एसिड, बेस होंगे तो नाइट्रोजन। मैंने पहला टॉपिक कौन सा उठाया? शुगर, जिसमें थ्योरी नहीं थी, केवल क्या था? स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर की वजह से मैंने आधा घंटा आपका खराब कर दिया। याद रहेगा? बिना देखे बताओगे तभी जाना पड़ेगा। बताओ, सैकराइड क्या शुगर का दूसरा नाम है? क्या इनका कोई केमिकल डेफिनेशन है? द मॉलिक्यूल विथ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो पक्का, या फिर उस मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस करो तो क्या प्रोड्यूस हो? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या सैकराइड 3 प्रकार के? यूनिट 1 है तो 2 से 10 और 10 से ज्यादा। मोनोसैकराइड में मिनिमम कार्बन, मैक्सिमम 3 कार्बन का, भूल गए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। सबके एग्जाम्पल याद हैं? ट्रायोस के 2 एग्जाम्पल थे, बोलो। ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, पक्का। टेट्रोज का एरेथ्रो, 5 पेंटोज का राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबुलोज, जाइलोज। क्या हेक्सोज याद है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पक्का।
हेप्टोज का याद है, सीडो हेप्टुलोज, पक्का। और आपको मालूम है इनका फार्मूला CnH2, पक्का, CnH2nON। हमारे कोर्स में सभी हैं कि दो हैं, एक पेंटोज और एक हेक्सोज। पेंटोज में राइबोज और हेक्सोज में दोनों एल्डोज हैं, दोनों एल्डिहाइड हैं, और इनमें दोनों में इनर हेमी एसिटल बनेगा, एक में बनेगा पहले और चौथे, ये कौन होगा, पेंटोज, और एक में बनेगा पहले और पांचवें, ये कौन है। तो जितने कार्बन होंगे उसके एक कम कार्बन में हेमी एसिटल बनेगा, तीन में एक और दो, ट्रायोज में एक और दो के बीच में, टेट्रोज में एक और तीन के बीच, पेंटोज में एक और चार के बीच, हेक्सोज में एक और पांच के बीच में, और हेप्टोज में एक और सात, पक्का। और इस हिसाब से हमने राइबोज के स्ट्रक्चर को अपने मन में बसा लिया, बायोलॉजीकरण कर लिया। और अब हमें मालूम है पहली पोजीशन OH, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसी पे CH2 हो गया। अच्छा, ग्लूकोज याद है, पहली पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा CH2, उसी पे जाओ सलीम, जुम्मा मुबारक। हाँ? कल की क्लास छुट्टी है, शनिवार और इतवार 2 दिन छुट्टी रहेगी, मजे करो। हाँ, ताली मत बजाओ, बैठ, इससे बंद कर दो बेटा। नहीं है, शाम को आना।